मेरी गुज़िश्ता वीडियो में DNFBPs के हवाले से डिस्कशन हुई थी और उसमें मैंने बताया था कि DNFBPs क्या होते हैं और इसमें दो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स डिस्कस हुए थे, जिसमें एक एंटी मनी लॉन्ड्रिंग था और एक एंटी या काउंटर फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म। तो आज मैं डिस्कस करता हूँ कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010 और जो अमेंड हुआ था फरवरी 2020 में गुज़िश्ता हुकूमत के दौर में, उसकी चीदा चीज़ें क्या हैं जो आपके काम आ सकती हैं और इस हवाले से आपने किस चीज़ का ख्याल रखना है और इसमें क्या पेनल्टीज़ क्या हो सकती हैं अगर आप उसका ख्याल नहीं रखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो डेफिनेशंस हैं इनको मैं स्किप करता हूँ और उस हवाले से सेक्शन 4 है। इससे पहले सेक्शन 3, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि मनी लॉन्ड्रिंग है क्या। तो मनी लॉन्ड्रिंग ये है कि अगर कोई शख्स एक्वायर करता है, कन्वर्ट करता है या पोजेस करता है या यूज़ करता है या ट्रांसफ़र करता है प्रॉपर्टी, नोइंग और हैविंग रीज़न टू बिलीव दैट सच प्रॉपर्टी इज़ प्रोसीड ऑफ क्राइम, ये जानते बूझते कि ये प्रॉपर्टी जो है वो क्राइम से हासिल की गई है। ये जानते बूझते अगर कोई प्रॉपर्टी हासिल करता है, उसको कन्वर्ट करता है, उसको ओन करता है या पोजेस करता है, उसको यूज़ करता है या उसको ट्रांसफ़र करता है, तो ये ऑफेंस है मनी लॉन्ड्रिंग का। उसके अलावा अगर कोई शख्स कंसील करता है, छुपाता है या धोखा देता है अबाउट द ट्रू नेचर, ओरिजिन, लोकेशन, डिस्पोजिशन, मूवमेंट और ऑनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी, यानी वो ये छुपाता है कि नेचर क्या है इस प्रॉपर्टी की, इसकी लोकेशन क्या है, इस किसके नाम है या किसके नाम डिस्पोज हुई है, या उसकी मूवमेंट क्या हुई है, या उसकी ओनरशिप क्या है, जानते बूझते। और उसको ये पता है कि ये प्रोसीड ऑफ क्राइम्स से, क्राइम के पैसों से ये हासिल की गई है। नंबर 3 उसमें ये कहता है कि कोई शख्स अगर होल्ड करता है या पोजेस करता है किसी और शख्स के बिहाफ पे कोई प्रॉपर्टी, यानी कि प्रॉपर्टी किसी और की है और उसको होल्ड उसने रखा हुआ है या उसके पास मौजूद है और उसको ये पता है कि ये जो प्रॉपर्टी है ये प्रोसीड ऑफ क्राइम से ली गई है। और लास्ट वन इसमें यह है कि अगर कोई शख्स पार्टिसिपेट करता है, किसी के साथ एसोसिएट करता है या किसी के साथ कॉन्स्पिरेसी करता है टू कमिट, अटेम्प्ट टू कमिट, यानी कि या तो कोई इर्तिकाब करता है या इर्तिकाब करने की कोशिश करता है, किसी की हेल्प करता है, किसी को रोकता है या किसी को फैसिलिटेट करता है या किसी को मशवरा देता है किसी प्रॉपर्टी के हवाले से जो कि उसको पता है कि वो प्रोसीड ऑफ क्राइम है, तो ये सारे ऑफेंसेस आते हैं, ये जुराइम हैं अंडर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010। ये सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि मनी लॉन्ड्रिंग है क्या। उसके बाद नंबर 4 में इसकी सज़ा है, पनिशमेंट क्या होगी। और पनिशमेंट में उसने कहा है कि जो भी मनी लॉन्ड्रिंग कमिट करता है, जैसे सेक्शन 3 में मैंने आपसे अभी डिस्कस किया, उसको इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, जेल हो सकती है जो कि 10 साल तक एक्सटेंड हो सकती है। पहली बात तो ये है कि उसको 10 साल तक की जेल हो सकती है और उस पर फ़ाइन भी हो सकता है जो कि 10 लाख रुपए तक एक्सटेंड हो सकता है, यानी मैक्सिमम जो उसका फ़ाइन है वो 10 लाख रुपए तक है। और तीसरी सज़ा जो हो सकती है वो है उस प्रॉपर्टी जो इन्वॉल्व है मनी लॉन्ड्रिंग से जो हासिल की गई है तो उसको फॉरफीट किया जा सकता है, उसको ज़ब्त किया जा सकता है, या कोई और प्रॉपर्टी जो उसकी सेम वैल्यू की, करस्पॉन्डिंग वैल्यू की प्रॉपर्टी है वो भी उसके बदले में ज़ब्त की जा सकती है। और ये फ़ाइन जो है ये मैंने जैसे कहा कि 10 लाख है, तो ये 50 लाख तक भी हो सकता है अगर कोई कंपनी है इसमें इन्वॉल्व, कंपनी और उसके डायरेक्टर के ऊपर, उसके ऑफिसर या एम्प्लॉय के ऊपर
अगर ये साबित हो जाए कि उसने इस जुर्म का इर्तिकाब किया, वो इसमें शामिल है, तो उसको 50 लाख रुपए तक फ़ाइन हो सकता है। अच्छा, सेक्शन 5 में जो है वो बताया गया है कि एक एग्जीक्यूटिव कमेटी होगी जो कि मनी लॉन्ड्रिंग के ख़िलाफ़ या मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने की कोशिश करेगी। तो ये फेडरल गवर्नमेंट इसको बनाएगी और इसमें फाइनेंस मिनिस्टर होंगे, मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स होंगे, मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस होंगे, मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर होंगे, स्टेट बैंक का गवर्नर, चेयरमैन SECP और बाकी और लोग भी हो सकते हैं जिसमें गवर्नमेंट नॉमिनेट भी कर सकती है। तो ये काम करेगी मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के सिलसिले में। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, यू कैन सी इन डिटेल। तो अच्छा, उसके बाद एक जनरल कमेटी है जो असिस्ट करेगी नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी को, और जो जनरल कमेटी है उसमें सेक्रेटरी फाइनेंस, सेक्रेटरी इंटीरियर, सेक्रेटरी फॉरेन अफेयर्स, सेक्रेटरी लॉ, चेयरमैन नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो यानी NAB का चेयरमैन, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का चेयरमैन, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी FIA का जो डायरेक्टर जनरल है, या एंटी नारकोटिक्स फोर्स का जो डायरेक्टर जनरल है, और डिप्टी गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक है, कमिश्नर SECP और डायरेक्टर जनरल या कोई और नॉमिनेटेड बंदा जो फेडरल गवर्नमेंट जिसको नॉमिनेट करे। तो ये कमेटी भी उस कमेटी को असिस्ट करेगी। उसके बाद जो डायरेक्टर जनरल FMU है, फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट, जो इस हवाले से बनाया गया है, वो इस जनरल कमेटी का जनरल सेक्रेटरी होगा और इसकी मीटिंग्स होंगी और इसमें पॉलिसीज़ बनाई जाएंगी और उसमें जो एक्शंस लिए गए हैं उनको डिस्कस किया जाएगा। अच्छा, अभी मैंने FMU की बात की थी, फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट। तो फेडरल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करेगी फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट, बल्कि ये कायम कर दिया गया है इस सेक्शन के हवाले से, और उसका जो ऑफिस होगा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में होगा या किसी और प्लेस पे भी हो सकता है। और ये इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है ऑन डे टू डे मैटर्स, जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आते हैं। उस हवाले से ये इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है। तो ये जितनी कंप्लाइंसेस हम कर रहे होते हैं या जो हम रिटर्न्स अपनी फ़ाइल कर रहे होते हैं, वो उनको देखती है FMU, या कोऑर्डिनेट जो करती है रेगुलेटर्स के साथ, वो भी FMU कर रही होती है। तो ये बहुत डिटेल्ड है, इसको आप पढ़ सकते हैं, ये इजीली अवेलेबल है। अच्छा, 7 सेक्शन जो है ना वो ये कहती है कि रिपोर्टिंग एंटिटीज़ जो हैं वो कैसे इंफॉर्मेशन फर्निश करेंगी FMU को। ठीक है, तो उन्होंने कहा जी हर रिपोर्टिंग एंटिटी जो है वो FMU को रिपोर्ट करेंगी जो प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म है या प्रोसीजर है उसके मुताबिक। रिपोर्ट ऑफ सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस कंडक्टेड और अटेम्प्टेड बाय और थ्रू सच रिपोर्टिंग एंटिटी। तो कोई सस्पिशियस ट्रांजैक्शन है, कोई मशकूक ट्रांजैक्शन हुई है, उस हवाले से ये अपनी रिपोर्ट पेश करेंगी, और जिसके अंदर जो है कोई इलीगल एक्टिविटीज़ की गई हैं और उससे फ़ंड जनरेट किए गए हैं या उस पर फ़ंड खर्च किए गए हैं, और जिसमें प्रोसीड्स ऑफ क्राइम शामिल हैं, या कोई ऐसा क्राइम जिसमें कोई रिक्वायरमेंट है इस सेक्शन की, उनको अवॉइड किया गया, उनको छुपाया गया है, और कोई ऐसी एक्टिविटी जो कि अपेरेंटली बज़ाहिर लॉफुल नहीं है, यानी कि वो कानूनी नहीं लग रही, मशकूक एक्टिविटी, तो उसको भी रिपोर्ट किया जाएगा और उसकी पर्पज़ क्या है, बैकग्राउंड क्या है, इसमें इसको इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। या कोई ऐसी एक्टिविटी जिसमें फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म हुई हो या होने का ख़दशा हो, जिसमें कोई फ़ंड्स कलेक्ट किए गए हैं, कोई दिए गए हैं, कोई इस्तेमाल हुए हैं, यूज़ हुए हैं, और या लिंक है उसके साथ, इन फंड्स के साथ टेररिज्म या टेररिस्ट एक्ट
या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के हवाले से, या उनको फंडिंग की गई है, या उनकी एक्टिविटीज़ जो हैं उनको सपोर्ट किया है, तो वो उसको भी देखा जाएगा और उसकी रिपोर्टिंग की जाएगी। ठीक है, मैं जस्ट ब्रीफली डिस्कस कर रहा हूँ, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं बहुत डिटेल में जाऊँगा। और इस हवाले से जो रिपोर्टिंग है, रिपोर्टिंग एंटिटी जो है वो ये 10 साल तक ये रिकॉर्ड अपने पास रखेगी, यानी जो इसमें आपने रिपोर्टिंग की है उन रिपोर्ट्स को अपने पास 10 सालों के लिए सेफ रखेगी। ठीक है, और इस पीरियड में एक्सटेंशन भी हो सकती है। अब आगे हम देखते हैं इन्वेस्टिगेशन के हवाले से सेक्शन 9 है कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर एक होता है जिसको अपॉइंट किया जाता है एक मैटर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। तो वो 7 दिनों के अंदर अगर कोई ऑर्डर हुआ है उसके ख़िलाफ़ कि जी ये प्रूव हुआ है कि वो मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, उस 7 दिनों के अंदर एक ऑर्डर इशू करेगा एक्सक्यूज़ मी, कि प्रॉपर्टी को या तो सीज़ कर दिया जाए, यानी उसको सीज़ करने का वो ऑर्डर इशू कर सकता है सेक्शन 14 या 15 के तहत, या नोटिस ज़्यादा से ज़्यादा 30 डेज़ का, कम से कम 30 डेज़ का नोटिस जो है वो दे सकता है जो उसमें कंसर्न पर्सन है। और उससे फिर वो पूछेगा कि जी उस नोटिस में ये कहा जाएगा कि जी आपके सोर्सेज ऑफ इनकम क्या हैं, या एसेट्स जो आपने अर्न किए हैं उनके सोर्सेज क्या हैं जिनसे ये प्रॉपर्टी आपने एक्वायर की है। ठीक है, और उससे इस हवाले से एविडेंसेस भी लिए जा सकते हैं। देन हम फर्दर मूव करते हैं। अगर वो प्रॉपर्टी, जैसे मैंने पहले आपसे कहा कि एक बंदा होल्ड करके रखा हुआ है किसी और के बिहाफ पे, और उस शख्स को भी फिर नोटिस इशू किया जाएगा, यानी जिसकी प्रॉपर्टी है उसको भी, और जिसके बिहाफ पे किसी ने होल्ड की हुई है तो जिसने होल्ड की हुई है उसको भी नोटिस दिया जाएगा। और अगर एक से ज़्यादा बंदों के नाम पे वो प्रॉपर्टी है, मोर देन 1 पर्सन्स, तो ये सारे पर्सन जो उसमें जॉइंटली होल्ड कर रहे हैं उनको भी नोटिस इशू किए जाएंगे। और उसके बाद इसका जवाब, उस एक्यूज पर्सन का जवाब जब आता है तो फिर वो देखेगा कि जी जवाब सेटिस्फैक्ट्री है या नहीं है, और उसके बाद उसकी हियरिंग होगी, और उस सारे मटेरियल को जो भी उसके सामने पेश किया जाएगा और रिकॉर्ड पे रखा जाएगा, और उस हवाले से फिर इसका फ़ैसला किया जाएगा। अच्छा, ये इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर काफ़ी लंबा है, इसमें मैं आपको सिर्फ मोटी मोटी चीज़ें बता रहा हूँ। सेक्शन 11 कहता है कि जी मैनेजमेंट ऑफ फॉरफिटेड प्रॉपर्टीज़, कि जो प्रॉपर्टी फॉरफिट की हैं गवर्नमेंट ने उन पे कब्ज़ा कर लिया है, तो उसका सबसे पहले तो ये है कि फ़ेडरल गवर्नमेंट ऑफिशियल गज़ट में इसको पब्लिश करेगी, और उसके बाद एक ट्रस्टी या मोर देन 1 ट्रस्टीज़ जो हैं या रिसीवर्स जो हैं वो अपॉइंट किए जाएंगे, और वो एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे, वो एडमिनिस्ट्रेटर का काम करेंगे इन प्रॉपर्टीज़ के हवाले से। और अब ये है कि वो एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो इस प्रॉपर्टी के हवाले से प्रॉपर्टी उसके कंट्रोल में होगी और वो उसको मैनेज करेगा, और वो ऐसे तमाम स्टेप्स लेगा जो फेडरल गवर्नमेंट उसको कहने का कहेगी कि उसको होल्ड रखना है, उसका क्या ट्रीटमेंट करना है या उसको डिस्पोज़ करना है, तो वो फेडरल गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन के मुताबिक उस पर काम करेगा। अच्छा, देन सेक्शन 12 ये कहता है कि सिविल या क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स बैंकिंग कंपनीज़, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वगैरह के ख़िलाफ़ जो हैं वो नहीं होंगी।
financial institutions, non-financial businesses and professions and their officers shall not be liable to any civil, criminal or disciplinary proceedings against them for furnishing information required under this act or rules and regulations made hereunder। तो ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के हवाले से उनके ख़िलाफ़ कोई सिविल या क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं होंगी। उसके बाद सेक्शन 13 में ये कहा गया है कि अगर कोई इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो भी उसके पास इंफॉर्मेशन या मटेरियल अवेलेबल है वो समझता है या उसको यकीन है कि मनी लॉन्ड्रिंग हुई है किसी जगह पे, तो वो कोर्ट की परमिशन से किसी भी प्रेमिसेस या जो प्लेस है, जो ऐसी प्लेस जिसके हवाले से वो समझता है कि मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, तो वो एंटर हो सकता है जो उसके एरिया स्पेसिफाइड है उसके अंदर और या फिर उसके जो एरियाज़ ऑफ अथॉरिटी हैं उसके अंदर वो किसी भी एरिया में एंटर हो सकता है और ये अलाउड है। अच्छा, अगर उसको किसी प्रोप्राइटर की, एम्प्लॉई या किसी अदर पर्सन की अगर हेल्प की ज़रूरत है तो वो उसको हेल्प करेगा और उसको नेसेसरी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी और रिकॉर्ड्स प्रोवाइड किए जाएंगे जो उसको चाहिए ताकि वो देख सके कि ये मनी लॉन्ड्रिंग हुई है या नहीं हुई है। और फिर उसके बाद नेसेसरी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी कि वो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम को वेरीफाई कर सके या किसी ट्रांजैक्शन को जो कि सस्पेक्टेड हैं कि वो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम हैं उसको भी वेरीफाई कर सके या वो कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके। उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी जो भी उसको रिक्वायर्ड है, जो हेल्प कर सकती है उसको ये फाइंड आउट करने में कि ये मनी लॉन्ड्रिंग हुई है या नहीं हुई। अच्छा, सेक्शन 15 में कहता है कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स जो ये समझता है कि रीज़न है, देयर इज़ अ रीज़न, तो वो अगर किसी बंदे ने कोई चीज़ सीक्रेट की है, छुपाई है कोई चीज़ जो उसकी पोजीशन में है या ओनरशिप में है या उसके कंट्रोल में है या कोई रिकॉर्ड उसके पास है जो कि ज़रूरी हो सकता है या हेल्पफुल हो सकता है उसकी ड्यूटीज़ की परफॉर्मेंस में या उसको डिसाइड करने में हेल्पफुल हो सकता है, वो किसी भी शख्स को सर्च कर सकता है और उस रिकॉर्ड को सीज़ कर सकता है, उस रिकॉर्ड को ज़ब्त कर सकता है या उस प्रॉपर्टी को भी ज़ब्त कर सकता है। और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर 48 आवर्स के अंदर, 48 घंटे के अंदर जब वो सीज़ कर चुका है या सर्च कर चुका है, वो अपनी रिपोर्ट जो भी है उस हवाले से वो हेड ऑफ़ द इन्वेस्टिगेशन या प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी को सील एनवेलपमेंट में देने का पाबंद है। सेक्शन 16 में ये कहता है कि इन्वेस्टिगेशन या कोई और ऑफिसर जो है वो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से अगर उसको ऑथराइजेशन है या स्पेशल ऑर्डर उसके पास है तो वो अपनी रिकॉर्ड्स की बेसिस पे या जो उसके पास एविडेंस अवेलेबल है वो ये समझता है कि जो शख्स इस क्राइम में इन्वॉल्व है उसको पनिशमेंट होनी चाहिए, तो वो गिल्टी है, तो वो कोर्ट से वारंट लेने के बाद या जुडिशल मजिस्ट्रेट से वारंट लेने के बाद ऐसे पर्सन को अरेस्ट भी कर सकता है। अच्छा, अगर कोई प्रॉपर्टी, ये सेक्शन 17 की मैं बात कर रहा हूँ, जो कि सीज़ की गई है और ऑन द बेसिस ऑफ द मटेरियल जो थी, तो फिर जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो अगर ये समझता है कि इस प्रॉपर्टी को
रिटेन रखना चाहिए इन्वेस्टिगेशन के पर्पज़ के लिए, तो ऐसी प्रॉपर्टी को वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है वो 90 डेज़ के लिए अपने पास रिटेन रख सकता है। ठीक है, और देन इस हवाले से कुछ फॉर्मेलिटीज़ भी हैं। फिर सेक्शन 18 में वो रिकॉर्ड्स के हवाले से कह रहा है कि जो उसके पास रिकॉर्ड्स हैं, अगर वो समझता है कि उनको रिटेन रखना ज़रूरी है तो वो 90 दिन, मैक्सिमम 90 दिन तक अपने पास वो भी रिटेन रख सकता है। देन सेक्शन 19 में यह है कि प्रिजम्पशन एज टू रिकॉर्ड और प्रॉपर्टी इन सर्टेन केसेस, अगर किसी शख्स के पास कोई रिकॉर्ड पाया गया और उसके कंट्रोल में है या उसकी कस्टडी में है सर्वे के दौरान या सर्च के दौरान, और या कहीं और किसी और जगह से कोई रिकॉर्ड, अगर ऐसा रिकॉर्ड मिलता है तो, या मुल्क से बाहर से अगर कोई रिकॉर्ड मिलता है तो फिर कोर्ट या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर या इन्वेस्टिगेशन एजेंसी या प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी जो है वो ये समझने में हक बजानिब होगी कि सिग्नेचर्स और एनी अदर पार्ट ऑफ सच रिकॉर्ड जो है कि ये रिकॉर्ड्स जो हैं वो साइन किए गए हैं हैंड राइटिंग में, किसी ख़ास बंदे की हैंड राइटिंग में, और ये उस बंदे की हैंड राइटिंग है और इसको वो वेरीफाई करेंगे। ये डिटेल लॉ है, इट्स 35 पेजेस लॉ, जिसको डिटेल में देखा जा सकता है। लेकिन मैंने एक्चुअली आज ये कवर करने की कोशिश की है कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग है क्या, और अगर कोई शख्स एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एग्जीक्यूट करता है या कमिट करता है तो उसकी सज़ा क्या है, और जो इन्वेस्टिगेशन इसकी किस तरह की जाएगी, और इसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कैसे होगी। तो आई होप कि ये ब्रीफ वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल है। आल्दो आई अंडरस्टैंड कि जी ये सफिशेंट नहीं है कि इसके लिए कई घंटों की वीडियोस चाहिए या नंबर ऑफ़ वीडियोस चाहिए, तो आई विल जस्ट कंक्लूड माय वीडियो हेयर। कोई आपके क्वेश्चंस हो तो आई विल बी हेयर टू आंसर। हाज़िर होते हैं अगली वीडियो के साथ, जिसमें हम बात करेंगे काउंटर टेररिज्म, काउंटर फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म के लॉस के हवाले से। अब इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह निगहबान।